माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को सबसे पहले बधाई कि आप एसबीआई क्लर्क के फाइनल रिजल्ट में सेलेक्ट हुए हैं। एसबीआई क्लर्क का जो अभी रिजल्ट आया था उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। और मैंने देखा कि कई सारे स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हुए हैं उनके मन में कई सारी क्यूरीज थी। क्यूरीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके फर्स्ट सैलरी तक का था कि इसमें क्या होगा। तो मैंने कुछ ऐसे जो सोशल मीडिया के अपने स्टूडेंट्स थे ग्रुप्स के, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो भी मैंने नोट किए हैं और वो मैं उसके बाद में आपके साथ शेयर करूंगा जो उनके क्वेरीज थे और उनके क्या जो रिप्लाई है मेरा। इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपका जो ज्वाइनिंग होगा, तो ज्वाइनिंग से पहले की जो प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ होती है से लेकर आपका ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग, फर्स्ट सैलरी, प्रोबेशन पीरियड, कंफर्मेशन, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों के जो जवाब हैं इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो आप इस वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज से। जब आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपके पास इंटीमेशन या तो आ गया होगा या आ जाएगा कि आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है और कब रिपोर्ट करना है। तो जब आप रिपोर्ट करने जाएंगे, जो डेट आपको उस मेल में दिया होगा, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस चीज़ का होगा? जिस बेस पे आपने एग्ज़ाम दिया था प्री और मेंस का, जिसमें जो एलिजिबिलिटी था, उसके लिए जो आपने डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग बताए होंगे फॉर्म भरने के टाइम पे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ ओरिजिनल होना चाहिए जब आप रिपोर्ट करने जाए। तो चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हो, कैटेगरी में यदि सिलेक्शन हुआ है तो कैटेगरी का स्पेसिफिक सर्टिफिकेट, और उसके अलावा भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह का जो रहता है वो सारे आपके सर्टिफिकेट्स आपके पास। आईडी प्रूफ, जो आपका केवाईसी है, नो योर कस्टमर बैंक में बोलते हैं। तो अभी आपका जॉब लगा है तो उसको नो योर एम्प्लॉय बोलते हैं, केवाई। तो केवाई की फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपका फ़ोटो आईडी ओरिजिनल चाहिए और उसके साथ में फ़ोटोकॉपी तो वहाँ पे भी हो जाएगा। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली जो ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट करना रहेगा वो या तो जिस स्टेट में हुए वहाँ का जो एलएचओ होगा वहाँ पे होगा, लोकल हेड ऑफिस में, या फिर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रहता है तो उसका जो भी होगा एड्रेस दिया होगा। अदरवाइज कई सारे केसेस में ये हो सकता है कि आपको डायरेक्ट स्टेट बैंक की जो ट्रेनिंग सेंटर होगी वहाँ पे आपको कहा जाएगा रिपोर्ट करने का। रिपोर्ट करने के बाद आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। जितने भी ओरिजिनल्स डॉक्यूमेंट है आपको वहाँ बताना होगा और उसकी फ़ोटोकॉपी एक सेट बैंक के द्वारा आपके फाइल में रखी जाएगी। यदि डॉक्यूमेंट सारे जो वेरीफाई है तो उसके बाद मेडिकल की फॉर्मेलिटी भी होगी, या एक साथ मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों भी एक साथ हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ जो डाउट्स थे स्टूडेंट्स के, उसमें से कुछ मैं अभी आपको क्लियर करना चाहूँगा। कि एक तो डाउट था कि आपका जो ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है तो उसमें हमारे पास पुराना क्रीमी लेयर वाला जो अभी डेफिनेशन है, ओबीसी कैटेगरी में सभी को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको नहीं मिलता है। उसमें पर्टिकुलर एक अमाउंट के से ज़्यादा यदि इनकम है तो वो ओबीसी में क्लासीफाई नहीं होते हैं। और ये हर साल एक अलग रहता है, कोई ज़रूरी नहीं कि लास्ट ईयर आप ओबीसी के क्रीमी लेयर में नहीं हो तो इस साल भी नहीं रहे। क्रीमी लेयर में आपका सैलरी, आपकी फैमिली की इनकम बढ़ने के कारण आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे तो ओबीसी से बाहर हो जाएंगे। तो आप अगर जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये एप्लीकेबल होगा, और जो सर्टिफिकेट है इशूड ड्यूरिंग पीरियड 1 अप्रैल 2021 टू द डेट ऑफ टेकिंग अप अपॉइंटमेंट इफ सेलेक्टेड। तो ये जो है 1 अप्रैल 21 के बाद का आपका इस फाइनेंशियल ईयर में क्रीमी लेयर में आप नहीं आए, ऐसा सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। यदि क्रीमी लेयर में आ गए तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हो गया,
डेट ऑफ बर्थ का हो गया, आपके जो फोटो आईडीज है उसका हो गया, रेसिडेंस का हो गया। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इशू रहता है, जो कई सारे स्टूडेंट्स आपको देना रहेगा, वो रहेगा जो आपने सब लैंग्वेज चूज किया है, जिस स्टेट्स में आपने फॉर्म भरा था उस स्टेट्स के लिए कोई स्पेसिफिक वहाँ की या तो लोकल लैंग्वेज रहती है, या जो भी लैंग्वेज है वो एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ था वो लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अब जैसे हम देखें तो एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि पंजाब के हैं, वो पंजाब से उन्होंने दिया था, तो पंजाब के केस में जो लैंग्वेज है वो आप देखेंगे तो हिंदी और पंजाबी दोनों है। तो उनका एक क्वेश्चन था कि क्या दोनों पास करना रहेगा, एक टेस्ट होगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और मोस्ट प्रोबेबली वो ट्रेनिंग सेंटर पे भी हो सकता है, या नहीं तो बैंक डिसाइड जो करेगी वो आपको इंटीमेट किया जाएगा, उसमें आपको जाके जो वो टेस्ट है लैंग्वेज का देना रहेगा। तो इसमें आप यदि एडवर्टाइजमेंट में ही देखेंगे तो वहाँ नीचे स्टार मार्क करके दिया है, कैंडिडेट टू ऑप्ट फॉर वन लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे पंजाब के केस में ले तो आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपने चूज किया होगा कि हिंदी या पंजाबी, तो जो भी लैंग्वेज आपने चूज किया है वो वाला लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है लैंग्वेज का वो सबको नहीं देना रहता है, ठीक है। अब किसको नहीं देना रहता है, जिन्होंने भी एकेडमिक अपने जो कैरियर है उसमें वो सब्जेक्ट पढ़ा है, वो सब्जेक्ट रहा हो जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें दिया रहेगा। एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि जिस किसी स्टूडेंट्स ने 10th या 12th में लोकल लैंग्वेज जिसको उन्होंने चूज किया उसको पढ़ा है तो उसके लिए टेस्ट नहीं होगा। जैसे आपने 10th में यदि पढ़ा है और उसमें हिंदी है और पंजाब से हैं आप और हिंदी ही आपने चूज किया था ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम पे, तो आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप ऐसे क्षेत्र से आए हैं जहाँ की हिंदी नहीं था और पंजाबी भी आपने नहीं पढ़ी है, 10th और 12th के सर्टिफिकेट में वो सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको टेस्ट देना होगा। वो टेस्ट क्लियर करेंगे तभी आपका सिलेक्शन माना जाएगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के बाद ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कुछ स्टूडेंट्स को देना रहेगा। तो ये क्लियर है कि अगर आपका 10th और 12th में वो सब्जेक्ट जिसमें आपने जिस स्टेट के लिए भरा था और जो सब्जेक्ट था उसमें अगर आपका है वो सब्जेक्ट, तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज उसको क्लियर करना रहेगा। यदि नहीं क्लियर करेंगे तो सिलेक्शन नहीं माना जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आपका, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में भी कई सारे स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स थे कि मेडिकल किस लेवल का होता है। तो मेडिकल टेस्ट एक नॉर्मल जो कॉमन टेस्ट होते हैं वो टेस्ट होता है, आई का टेस्ट होगा, चेस्ट का होगा, ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, इस टाइप से कुछ कॉमनली जो पैथोलॉजी और एक्सरे लैब में होता है वो वाले टेस्ट होंगे। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का टेस्ट नहीं होता है। एक सामान्य स्टूडेंट्स के पास क्या क्या मेडिकली फिट होने के लिए आवश्यक है वो होना चाहिए, और नॉर्मली वो रहता है, ऐसा कोई ज़्यादा इशू इसमें नहीं आएगा। मेडिकल हो गया। मेडिकल में आई में भी है कि चश्मा यदि लगता है तो कोई इशू नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आजकल चश्मा सबको लगता है। चश्मा लगने के बाद आपका आई साइट सही होना चाहिए। यदि चश्मा लगने के बाद भी आई साइट सही नहीं होता है तब आपको मेडिकली प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज यदि चश्मा लग रहा है तो कोई बात नहीं है, मेडिकल आप क्लियर कर सकते हैं चश्मा लगने के बावजूद भी। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल हो गया। इसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग होगी तो इनिशियली मोस्ट प्रोबेबली अभी तो कोविड का केस कम है, तो आपको हो सकता है कि ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर पे ही आपको स्टार्टिंग में ही 2 वीक का ट्रेनिंग दे। वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग रहती है, रेसिडेंशियल रहती है, वहाँ पे पूरा आपका अरेंजमेंट रहेगा। लगभग 2 सप्ताह का ट्रेनिंग रहता है नॉर्मली। लास्ट ईयर वैसे कुछ स्टूडेंट्स को मिल पाया था, कुछ को नहीं मिल पाया था, क्योंकि कोविड के कारण कई सारे ट्रेनिंग सेंटर्स जो थे वो ऑफलाइन ट्रेनिंग अटेंड नहीं हो पा रहा था, तो वेबिनार वगैरह अटेंड करके उस स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने का प्रयास बैंक की तरफ से किया गया। तो इस बार वैसे उम्मीद है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होगी
और यदि इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होगी तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जब आप रिपोर्ट करेंगे उसी टाइम पे मेडिकल और इसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि 2 सप्ताह या 3 सप्ताह या जो भी है, एक्चुअल मिनिमम 2 तो रहेगा ही, ये मान के चलिए कि आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में आपको बैंक के बारे में पूरा बताया जाएगा, आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया जाएगा कि आपका जॉब जो रहेगा उसमें आपकी ड्यूटीज़ क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, ये सारे डिटेल्स आपको एक ऑर्गेनाइजेशन से लेके आपके खुद के जॉब प्रोफाइल के बारे में, उसके अलावा पर्क्स जो बेनिफिट्स आपको बैंक की तरफ से दिए जाएंगे एज ए स्टेट बैंक एम्प्लॉय, वो सारी चीज़ें कवर की जाएगी। ट्रेनिंग के बाद यदि ट्रेनिंग पहले दे दी गई तो ट्रेनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग ख़त्म होते ही आपको फर्स्ट ब्रांच बता दिया जाएगा कि आपकी फर्स्ट ब्रांच कौन सी है, वहाँ आपको रिपोर्ट करना रहेगा। तो ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपको रिपोर्ट करना है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यदि हो सकता है कि डायरेक्ट ब्रांच दे दें आपको, तो आपको वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जिस ब्रांच को देंगे उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रहता है, वहाँ पे पहले जाना रहेगा, वहाँ से आपको ब्रांच एलोकेट किया जाएगा। मान लीजिए आप अहमदाबाद में हैं तो अहमदाबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में आपको कहा जाएगा कि आप रिपोर्ट कीजिए। वहाँ के जो HR मैनेजर होंगे वो आपकी पोस्टिंग डिसाइड करेंगे डिपेंड अपॉन द वैकेंसी कि कौन से ब्रांच में आपकी पोस्टिंग होती है। तो वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेटर के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी कि इस ब्रांच में आपको ज्वाइन करना है। तो आपको उस ब्रांच में जाके रिपोर्ट करना है, जो डेट बताया जाएगा उस डेट को रिपोर्ट करना है। ये आपका ब्रांच की पोस्टिंग होगी। और यहाँ से भी हो सकता है कि आपको कई सारे स्टूडेंट्स को जो अभी सेलेक्ट हुए हैं उनको हो सकता है ब्रांच में पहले दे दें, वहाँ के बाद कुछ दिनों बाद आपको ट्रेनिंग का शेड्यूल आए। तो आप ट्रेनिंग पहले भी हो सकता है, आपका ट्रेनिंग ये भी हो सकता है कि ज्वाइन करने के बाद दिया जाए। तो ब्रांच में आपको 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी जो रहती है वो आप पूरी कर चुके हैं। अब ब्रांच में आपका रियल वर्क स्टार्ट होता है। तो ब्रांच में जो है 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है। 6 महीने के बाद आपकी जॉब कंफर्म मानी जाएगी। अब इस 6 महीने के दरमियान आपको बैंक के जो अलग अलग टाइप के काम होते हैं, जो जूनियर एसोसिएट्स को करने होते हैं, उसकी ट्रेनिंग आपको आपके सीनियर्स के द्वारा दी जाएगी। ट्रेनिंग से मतलब यह है कि आपको एक्चुअल वर्क करना है, उसमें वो आपको फैसिलिटेट करेंगे कि किस तरीके से ये काम करना है। ट्रेनिंग में भी बताते हैं, लेकिन एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पे वर्क होता है वो ब्रांच में आने पे ही होता है। तो ब्रांच में आपको बताया जाएगा कि कौन सा काम कैसे करना है। कुछ मेन काम जो जूनियर एसोसिएट्स को करना होता है वो एक तो कैश रिसिप्ट और पेमेंट रहता है जो बैंक में जमा होता है और कस्टमर को हम पेमेंट करते हैं, वो रहता है। उसके अलावा अकाउंट ओपन करना, कोई फिक्स डिपॉजिट बनाना चाह रहा है वो बनाना, ड्राफ्ट बनाना, अकाउंट के स्टेटमेंट्स देने, पासबुक प्रिंटिंग करना, ये सारे कुछ कॉमन वर्क हैं जो कि एक जूनियर एसोसिएट्स को करना होता है। 6 महीने में आपकी जो जॉब है उसका एफिशिएंसी देखा जाएगा। हर महीने आपके जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी रहेंगे ब्रांच में वो आपका असेसमेंट अपने लेवल पे करेंगे। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन अपने लेवल पे करते हैं। और 6 महीने के बाद यदि वो मानते हैं कि आपका वर्क प्रोफाइल जो दिया गया था उसके हिसाब से आपने सेटिस्फैक्ट्री जॉब को किया है तो आपकी जॉब स्टेट बैंक में कंफर्म मानी जाएगी। अब रही बात कि आपकी सैलरी क्या होगी। तो सैलरी नॉर्मली जो अभी है वो आप देखेंगे तो आपका जो बेसिक है एडवर्टाइजमेंट में भी दिया है, आप उसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो बेसिक है अराउंड 19,000 रहती है, 19,900, 19,900 रुपये आपका बेसिक रहेगा। बेसिक के ऊपर डियरनेस अलाउंस मिलता है, महंगाई भत्ता, जो हर 3 महीने में चेंज होता है। यदि महंगाई ज़्यादा होती है तो डियरनेस अलाउंस बढ़ता है, यदि महंगाई कम होती है तो कम भी हो जाता है। आपको अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए अराउंड 30,000 के लगभग सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगी। उसमें कुछ हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा आपको। हाउस रेंट अलाउंस में जो जिस सिटी में पोस्टिंग है या जिस रूरल में है तो रूरल की जो वहाँ पे सेंटर क्लासीफाई होता है उसके हिसाब से बेसिक का कुछ सर्टेन परसेंट 7, 8 या 9% आपको
हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा, HRA। ये अलग अलग सिटी के हिसाब से फिक्स रहता है। उसके अलावा बैंक में आने के बाद आप JIB और CIB इंटरनल एग्ज़ाम होता है, उसको आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी कर लेंगे तो आपको प्रमोशन के चांसेस बहुत जल्दी मिल जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने भी क्वेश्चन किया था कि हम बैंक में भी सेलेक्ट हुए हैं और दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हुए हैं तो किस में सेलेक्ट हो। तो स्टेट बैंक में भले ही आप जूनियर एसोसिएट्स में हुए हैं, लेकिन आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। यदि आप स्टार्टिंग में थोड़े दिनों तक अच्छे से मेहनत करते हैं तो विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम यू विल बी ए ऑफिसर इन स्टेट बैंक। यहाँ की प्रमोशन पॉलिसी बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड है, रेगुलर होती है और बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं। तो लेकिन उसके लिए है कि आप JIB CIB इंटरनल एग्ज़ाम्स होता है, जब आप जाएंगे तो आपके सीनियर्स आपको गाइड कर देंगे, जितना जल्दी हो उसको आप कर लें। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है कि आपने इतनी मेहनत की है वो किस लिए की है, वो सबसे मेन एक इशू रहता है जिसके लिए हम इतना पढ़ाई करते हैं, साल 2 साल से हम तैयारी कर रहे थे और अब हमारा सिलेक्शन हुआ है, वो एक सैलरी का इशू रहता है। तो सैलरी कब मिलती है, तो उसकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पूरे स्टेट बैंक में हर एम्प्लॉय को राइट फ्रॉम द प्यून टू टॉप मोस्ट ऑफिसर ऑफ द बैंक 25th ऑफ एवरी मंथ 25 तारीख को आपके अकाउंट्स में सैलरी जमा हो जाती है। तो आपको उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, आप बस काम कीजिए, 25 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी जमा हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस या कुछ ऐसे डाउट्स थे जो स्टूडेंट्स के थे, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं कि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसका भी रिप्लाई उनको दे दूं, और आपके भी हो सकते हैं ये डाउट्स हो तो आप भी इसके ऊपर वो कर सकते हैं। अब जैसे एक मोहित कुमावत ही हैं, उन्होंने पूछा था कैन यू टेल मी अबाउट LPT एंड DV लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग्स में ही शेयर किया है कि लोकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं और वो डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई कराना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज, सर माई OBC सर्टिफिकेट इज 1 year old, विल दैट बी एन इशू? यस, अगर आपका 1 अप्रैल के बाद का है तो ठीक है, अदरवाइज आप देख लें उसके बाद का होना चाहिए। व्हाट इज द कट ऑफ डेट? ठीक है, कट ऑफ डेट तो 1 अप्रैल 21 के बाद का है। आई एम OBCD बट जनरल इन सेंट्रल लेवल, आई हैड अप्लाइड। ये हैं ANI करके कोई स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने शॉर्ट में नाम लिखा है अपना मोबाइल में। हेलो सर, आई हैव ए क्वेश्चन रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म। सर, आई एम OBC in state but general in central level. I had applied for SBI clerk and an RRB PO from OBC. My interview for RRB PO is scheduled on 25th of this month. I am selected in SBI clerk. So will my application be discarded as I have a state OBC certificate? I will not be able to get certificate of central level. OBC का जो क्राइटेरिया रहता है वो सेंट्रल के द्वारा डिसाइड रहता है, और उसके जो उसमें है एडवर्टाइजमेंट में जो रेफरेंस दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में और उसी अथॉरिटी का OBC का सर्टिफिकेट बैंक एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप वो इंश्योर कर लें कि वो सर्टिफिकेट आपके पास है। सैम है, कैन आई नो व्हेन विल बी द ज्वाइनिंग पीरियड ऑफ SBI क्लर्क? I am in a job right now. I have 3 months notice period here. Will I be allowed to extend my joining? ये सैम का क्वेश्चन था। तो नॉर्मली लास्ट ईयर का भी जो था ज्वाइनिंग दिसंबर में आया था, दिसंबर जनवरी में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ज्वाइनिंग कर ली थी बैंक में। तो इस बार भी वही चांस है कि दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। रही बात एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन का प्रोविज़न है बैंक में, ऐसा नहीं है कि नहीं है,
आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए आएँ तो उसका जब वेरिफिकेशन हो जाए तो आप एक सूटेबल एप्लीकेशन दीजिएगा। केस टू केस बेसिस पे बैंक डिसाइड करेगी कि एक्सटेंशन कितना देना है, किसको देना है और देना है कि नहीं देना है। तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ये दीपक है, दीपक शर्मा। पोस्टिंग में अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं क्या? ऐसा सच कोई सिस्टम तो नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हुए हैं उनसे पूछा जाए कि आप कहाँ पोस्टेड रहोगे, लेकिन बैंक आपका ज़रूर ध्यान रखती है कि आप नियरेस्ट जो आपका डोमिसाइल है, जिस स्टेट के लिए दिए हैं वहाँ के नियरेस्ट अगर कोई आपका सिटी है जहाँ पे आपका बर्थ प्लेस है या, तो वो कंसिडर कर सकती है। लेकिन हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई वो नहीं है कि आपसे प्रेफरेंस पूछ के ही आपको पोस्टिंग दी जाएगी। बैंक का जॉब जो है ट्रांसफरेबल रहता है। क्लरिकल स्टाफ में अभी नहीं रहेगा, लेकिन ऑफिसर में बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र होंगे, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। EWS डिजिटली साइंड है, प्रॉब्लम होगी क्या? मैंने सुविधा सेंटर से बनवाया। देखिए, डिजिटली साइन एक्सेप्टेड है, सब्जेक्ट टू साइन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो सर्टिफिकेट का बैंक ने एडवर्टाइजमेंट में दिया है कि साइनिंग अथॉरिटी हर सर्टिफिकेट का अलग अलग होता है, तो जिसके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे उनके साइन किए हुए ही मान्य होंगे। डिजिटल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यह है अभिषेक गौतम। आई हैव क्लियर्ड द मेन एग्जाम ऑफ SBI जूनियर एसोसिएट्स। आई अप्लाइड फॉर पंजाब स्टेट एंड द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इन द नोटिफिकेशन वाज हिंदी पंजाबी। सो माई क्वेश्चन इज, डू आई हैव टू नो बोथ द लैंग्वेज एज और आइदर ऑफ टू वुड सफाइस द नीड? तो अभिषेक जी, आपने जब फॉर्म भरा होगा उसमें ऑप्शन चूज किया होगा, जो लैंग्वेज आपने चूज किया होगा उसके लिए आपका टेस्ट होगा। यदि आपने 10th और 12th में वो सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो उसका टेस्ट नहीं होगा। तो इसमें दोनों नहीं देना है, दोनों में से कोई एक ही देना है, और वो वह सब्जेक्ट होगा या लैंग्वेज होगी जो कि आपने जब फॉर्म भरा था उसमें चूज किया होगा। यह है सुमित कुमार सिंधरिया उड़ीसा से। आई हैव बीन सेलेक्टेड एज SBI क्लर्क। आई हैव टू क्यूरीज। फर्स्ट वन इज, आई हैव टेकन एजुकेशन लोन ऑफ so and so in 2019, but I did not have any job. I could not repay the loan. Now I have 1,21,000 loan due to because of this my civil score is so and so. Will there be any problem during the appointment because of this? सुमित जी, ये बैंक का प्रोविज़न है कि ये सिविल में यदि आपका डिफ़ाल्टर बताया गया है तो उसमें आपको पोस्टिंग में दिक्कत आएगी। तो बेहतर होगा कि आप अपॉइंटमेंट से पहले ये जो आपके लोन है उसका सेटलमेंट कर लें, या तो जो ओवर ड्यू है वो जमा करा दें, या यदि पूरा ही ओवर ड्यू है तो फुल सेटलमेंट कर लें, जिससे कि कम से कम सिविल से नहीं भी हटे तो आपके पास उसका प्रूफ हो बैंक के पास प्रेजेंट करने के लिए कि हमने लोन जमा करा दिया है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग सिविल में हमारा आ रहा है, उसको हटाने के लिए हमने एप्लीकेशन दे दिया है और वो अंडर प्रोसेस है। तो वो आप एक बार चेक कर लें। अब Sir, it is required to produce the character certificate from the last college I studied. I am from Odisha and my college in Punjab. It is very far, so what should I do? Character certificate आपका स्कूल में मिला होगा। जब हम 10th में पढ़ाई करते हैं तो उसमें स्कूल जनरली कई सारे स्टेट्स में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स में भी रहता है, तो उसमें हो जाएगा, वो सफिशियंट है। प्रेजेंट का ऐसा नहीं है कि एट प्रेजेंट आज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे उस टाइम पे आपको बहुत सारे डिक्लेरेशन बैंक के देने पड़ेंगे, अंडरटेकिंग। उसमें आपको 2 व्यक्ति का रेफरेंस भी देना है जो आपके नोन हो, तो बैंक उनसे बाद में वेरिफिकेशन करती है कि आप इनको कितने साल से जानते हो और आपके बारे में पूछा जाएगा। तो ये एक ज़रूर वेरिफिकेशन होगा। उसके अलावा भी इंटरनली वेरिफिकेशन होता है। आपका क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट आपने दिया है, जहाँ से जारी हुआ है, वहाँ से बैंक कंफर्म करेगी कि वहाँ CA इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो रिजर्वेशन
कैटेगरी के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने साइन किया है जिस ऑफिस से, वहाँ से कंफर्मेशन लिया जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। तो ये सारी इंटरनल फॉर्मेलिटी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, लेकिन बैंक कंफर्म करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो फाइनल रिजल्ट के बाद के जो डाउट्स थे आपके मन में प्री ज्वाइनिंग से लेके बैंक में कंफर्म होने तक का, वो सारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस यदि रह गए हैं जो कि इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस लिख दें। मैं कोशिश करूंगा कि उसका सूटेबल रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे दूं। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट SBI फैमिली में आने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।